आज की इतिहास वार्ता में आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं एवं श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम आधुनिक भारतीय इतिहास के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत महात्मा गांधी के द्वारा जो आंदोलन चले थे उन पर हमने विस्तार से चर्चा की। आज हम बात करेंगे राजगोपालाचारी योजना अथवा CR फार्मूला के नाम से जो जाना जाता है उसके विषय में। सबसे पहले हम पृष्ठभूमि पर बात करेंगे कि क्या पृष्ठभूमि थी जिसके अंतर्गत सी राजगोपालाचारी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा यह योजना तैयार की गई, कितनी व्यवहारिक थी, इस पर भी बात करेंगे। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, पृष्ठभूमि के पश्चात CR फार्मूला क्या था या क्या उनकी योजना थी जिसमें उन्होंने भारत पाकिस्तान के विभाजन को स्वीकार कर लिया था, महात्मा गांधी की सहमति भी प्राप्त कर ली थी और प्रस्ताव रखा था। किस प्रकार जिन्ना के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के नेता थे और पृथक राष्ट्र या पाकिस्तान के मांग के प्रबल समर्थक थे, उनके द्वारा इस योजना को क्यों स्वीकार नहीं किया गया, इस पर हम बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। राजगोपालाचारी योजना अथवा CR फार्मूला क्या था, इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन की असफलता के पश्चात आप सभी को ज्ञात है कि 1939 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से बिना पूछे, उनका पक्ष जाने बिना उनको युद्ध में सम्मिलित कर दिया गया था। इसके पश्चात महात्मा गांधी और कांग्रेस ने विरोध शुरू किया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया था, अंग्रेज सरकार पर दबाव बना दिया था। इस तरह की स्थितियां थीं और उसके पश्चात जब चीन के राष्ट्रपति चियांग काई शेक पत्नी सहित भारत आए, उनका दबाव इंग्लैंड पर, चर्चिल पर पड़ा। उसी प्रकार से रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनका भी दबाव पड़ा। जापान ने भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण करना प्रारंभ किया, भारतीय तट तक जापानी सेना पहुंच गई, अंडमान निकोबार को जीत लिया गया। तो बड़ी विपरीत परिस्थितियां इंग्लैंड के लिए यहाँ पर निर्मित हुईं। दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीपों पर जापान का अधिकार होने लगा। इन परिस्थितियों में इंग्लैंड ने मजबूर होकर, चर्चिल इस समय प्रधानमंत्री था अनुदार दल का, वह किसी भी स्थिति में भारत में कोई अधिकार भारतीयों को नहीं देना चाहता था, किंतु उसकी मजबूरी थी, जिसके कारण क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था। और क्रिप्स मिशन के भारत आने के बाद, क्योंकि यह तो स्पष्ट था कि वस्तुतः चर्चिल कोई अधिकार भारतीयों को नहीं देना चाहता था, इस कारण से केवल दिखावा उसे करना था, क्रिप्स मिशन के रूप में यह किया गया। और क्रिप्स ने यहाँ से जाकर जब वह असफल हुआ, क्योंकि वास्तविक रूप में तो कोई अधिकार देना चाहते नहीं थे अंग्रेज, पूर्ववत आक्रोश यहाँ पर भारतीयों में बना रहा। जब यह वापस गया क्रिप्स, तो उसने जाकर कांग्रेस की आलोचना की, महात्मा गांधी की आलोचना की। इन परिस्थितियों में क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत में उसी प्रकार की स्थितियां, बल्कि आक्रोश और बढ़ गया था। कांग्रेस के नेताओं एवं गांधी जी की त्वरित गिरफ्तारी कर ली गई थी। जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उसके जाने के बाद जब असफल हुआ, तो महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का प्रस्ताव आया और 9 अगस्त को ही भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रारंभ हो रहा था, गांधी जी सहित पूरी कार्य समिति जो कांग्रेस की थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। ये इस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर निर्मित हुई थी। कांग्रेस की योजना का ज्ञान जनता को नहीं हो पाया। मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना की पाकिस्तान की मांग और भी प्रबल हो गई, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का एक तरफ दमन हो रहा था, कांग्रेस एक तरफ अंग्रेजों को भारत छोड़ो का नारा दे रही थी, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो दूसरी ओर मुस्लिम लीग अपने अवसर की प्रतीक्षा में थी। वह अंग्रेजों के साथ मिलकर इनके दमन, कांग्रेस के दमन के लिए प्रयासरत थी, कांग्रेस की आलोचना कर रही थी और अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। पाकिस्तान की मांग के लिए यह कृत्य उनके द्वारा किया जा रहा था।
भारत छोड़ो आंदोलन का क्रूरतापूर्वक दमन किया जा रहा था। क्रिप्स तथा भारत सरकार के द्वारा मनगढ़ंत आरोप कांग्रेस और महात्मा गांधी पर लगाए गए थे। महात्मा गांधी के द्वारा क्षुब्ध होकर इसे चुनौती दी गई तथा सार्वजनिक रूप से मुकदमा चलाने की अपील की गई। 19 फरवरी 1940 को महात्मा गांधी ने 21 दिनों का उपवास रखा, किंतु फिर भी उन्हें रिहा नहीं किया गया, बल्कि सरकार को यह अपेक्षा थी, उनको ये आशंका थी कि महात्मा गांधी की मृत्यु हो सकती है। 21 दिन तक एक बुजुर्ग व्यक्ति किस प्रकार से उपवास रख सकता है। इसलिए उनकी मृत्यु के होने पर क्या क्या स्थितियां उत्पन्न होगी, उनकी सारी तैयारी अंग्रेजों ने कर ली। इनकी दुष्टता हम देख सकते हैं किस प्रकार से अंग्रेज कर रहे थे। राष्ट्रीय नेता थे, महात्मा गांधी का दर्जा, उनको महात्मा का दर्जा दिया गया था। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की तैयारी वो कर लेते हैं, लेकिन उनको रिहा नहीं किया जाता। वाइसराय के परिषद के सदस्य होमी मोदी, एम.एस. अणे और एन.आर. सरकार ने त्यागपत्र दे दिया इसके विरोध में। 1944 में गांधी जी जेल में बीमार पड़ गए। 21 दिन का जो अनशन उन्होंने किया था फरवरी में, वो पूरा हुआ, 3 मार्च तक चला, उनकी मृत्यु नहीं हुई। और उसके बाद 1944 में महात्मा गांधी बीमार पड़े। इससे फिर लॉर्ड लिनलिथगो इंग्लैंड वापस जा चुका था। वाइसराय वेवेल इस समय तक आ चुके थे। लिनलिथगो ने यह क्रूरता की थी। वेवेल ने उन्हें रिहा कर दिया, क्योंकि इस बात का भय था कि यदि वो बीमार पड़कर जेल में उनकी मृत्यु हो जाती है तो अंग्रेजों पर आरोप लगेगा कि उनके कारण या जानबूझकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई या उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। इस आरोप से बचने के लिए, और उसे अंदेशा भी था कि ज़बरदस्त आंदोलन भारत में अंग्रेजों के खिलाफ छिड़ जाएगा, इसलिए मजबूर होकर वेवेल ने, वाइसराय वेवेल था लिनलिथगो के स्थान पर, उसने रिहा कर दिया। भारत में राजनीतिक प्रतिरोध था। इस गतिरोध के मूल में भारतीयों की आपसी फूट थी। मुस्लिम लीग ने 1942 के आंदोलन में सरकार का साथ दिया और अपने पाकिस्तान की मांग पर वह अडिग था। इस समय मद्रास के राजनेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने एक व्यवहारिक प्रस्ताव, जिसे CR फार्मूला भी कहा जाता है, प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार करते हुए भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त कर लेनी चाहिए। उनके द्वारा 1942 में ही खुले रूप से पाकिस्तान को स्वीकार करते हुए, पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करते हुए, इसी आधार पर मुस्लिम लीग के साथ समझौते की वकालत की गई, किंतु कांग्रेस के विरोध के कारण उनकी बात नहीं मानी गई। उनके द्वारा पुनः अपनी योजना प्रस्तुत की गई। जब महात्मा गांधी 1944 में, जो हमने अभी बात की, जेल से मुक्त हो गए, तो सी राजगोपालाचारी ने उनसे भेंट की, उनके समक्ष पुनः प्रस्ताव रखा और अपने व्यवहारिक सुझाव उनको दिए। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अंग्रेज इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग अडिग है, किसी भी स्थिति में बिना पाकिस्तान के वो मानने को तैयार नहीं है। और इस तरह के तर्क उन्होंने महात्मा गांधी के समक्ष रखे। उन्हें ये समझाया, स्पष्ट किया कि पाकिस्तान या भारत का जो विभाजन है वह अवश्यंभावी है। इस कारण यदि उसको लीग और कांग्रेस मिलकर सुलझा लेते हैं तो अंग्रेज़ों के पास कोई आधार नहीं रहेगा, नहीं बचेगा कि वो भारत को आज़ाद करें। इसके अलावा कोई आधार उनके पास और नहीं रहेगा। उनको मजबूर होकर भारतीयों की मांगों को मानना पड़ेगा। अंग्रेज इस बात का फ़ायदा उठा रहे थे। वो भारत में हिंदू मुस्लिम वैमनस्य कराकर, लीग और कांग्रेस को एक दूसरे के सामने खड़े कराकर, इधर वो मुस्लिम सांप्रदायिकता में वृद्धि करने का प्रयास कर रहे थे। इस कारण से दोनों के टकराव और दोनों के विरोध का लाभ उठाकर फूट डालो और शासन करो की नीति का वे अनुसरण कर रहे थे। इस बात को सी राजगोपालाचारी के द्वारा महात्मा गांधी के समक्ष रखा गया। महात्मा गांधी ने इसको स्वीकार किया। बाद में कहा जाता है कि उन्होंने विरोध किया। पहले भी वो लगातार महात्मा गांधी विरोध करते थे। कोई भी राष्ट्रीय नेता भारत का विभाजन स्वीकार नहीं कर सकता था, लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि लंबे समय तक ये गतिरोध चला आ रहा था, सांप्रदायिकता का प्रश्न चला आ रहा था। हमने बहुत विस्तार से सांप्रदायिकता के विकास में अंग्रेज़ों का योगदान और
क्या क्या उसके पक्ष हैं, उस पर विस्तार से चर्चा की है। इस समय ये परिस्थिति थी कि कांग्रेस और लीग एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। उन दोनों को मिलाकर अंग्रेजों पर दबाव बनाने की नीति श्री राजगोपालाचारी की थी, और यह बात उन्होंने महात्मा गांधी के समक्ष रखी और उनसे सहमति लेने के बाद अपने प्रस्ताव रखे। पहला प्रस्ताव था, युद्ध की समाप्ति के पश्चात एक कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा जो उत्तर पश्चिमी तथा पूर्व में मुस्लिम बहुल जिलों के सीमा का निर्धारण करेगा। आपको ज्ञात है, एक क्षेत्र था, पाकिस्तान को दो भागों में बांटकर पाकिस्तान मिला था, एक पूर्वी क्षेत्र में और एक उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, जहां पर वर्तमान में पाकिस्तान है, पूर्वी क्षेत्र में जहां पर बांग्लादेश है। तो ये कहा गया कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात एक कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा जो उत्तर पश्चिम तथा पूर्व में मुस्लिम बहुल जिलों की सीमा का निर्धारण करेगा। दूसरी बात थी, इन क्षेत्रों में वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत से पृथक स्वतंत्र राज्य के बारे में जनमत लिया जाएगा। कौन कौन से क्षेत्र के लोग, कहाँ की जनता भारत से अलग होना चाहती है। स्पष्ट रूप से कहें तो मुस्लिम बहुल इलाके कौन कौन से थे, और जनमत उसका लिया जाएगा उस क्षेत्र का, और जो अलग होना चाहते हैं उनको पाकिस्तान के रूप में इस राज्य का गठन होगा। ये दूसरा था। तीसरा प्रस्ताव था, यदि स्वतंत्र राज्य का निर्णय होता है, यदि इस क्षेत्र की जनता, पूर्वी और पश्चिम क्षेत्र की, उत्तर पश्चिम क्षेत्र की भारत की जनता यदि अलग होने का निर्णय करती है, स्वतंत्र राज्य या पाकिस्तान बनाने का निर्णय करती है, तो सीमावर्ती जिलों को भारत या नए स्वतंत्र राज्य में मिलने का अधिकार होगा। यानी उनका डिसीजन होगा, वो तय करेंगे, वहाँ की जनता तय करेगी कि वो भारत के पक्ष में आना चाहते हैं, भारत में मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। इसकी आज़ादी उन राज्यों को होगी। तीसरा चौथा, स्वतंत्र राज्य बन जाने के बाद प्रतिरक्षा, यातायात का समझौता होगा, आबादी की अदला बदली होगी। यानी अगर हिंदू जो पाकिस्तान में हो आना चाहें तो उसके लिए क्या व्यवस्था होगी, और यदि मुस्लिम यहाँ से पाकिस्तान जाना चाहें तो उसकी क्या व्यवस्था होगी। ये स्वतंत्र राज्य बन जाने के बाद इसके बारे में समझौता किया जाएगा। यह फार्मूला उस समय लागू होगा जब ब्रिटेन पूर्ण सत्ता भारत को हस्तांतरित कर देगी। यह समझौता तब लागू होगा जब भारत आज़ाद घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद भारत पाकिस्तान का विभाजन होगा, पहले आज़ादी ले ली जाए। यह समझौता इसलिए किया जा रहा था कि लीग और कांग्रेस की लड़ाई में, हिंदू मुस्लिमों की मूल लड़ाई में, यहाँ पर भारत आज़ाद नहीं हो रहा था, ये दोनों को क्षति हो रही थी। इसलिए ये फार्मूला तैयार किया गया था कि अंग्रेज़ों के पास कोई बहाना ना हो और वो भारतीयों को आज़ादी दे दें। उसके बाद हिंदू मुस्लिम जैसे भाई भाई बैठकर अपना बंटवारा करते हैं, उस तरह से कार्य किया जाएगा। मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग से सहमत हो और अंतरिम सरकार की रचना में कांग्रेस का साथ दे। यही इनका मुख्य उद्देश्य था कि मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ आ जाए, हिंदू मुस्लिम एक हो जाएं और अंग्रेज़ों को पहले भारत से बाहर निकालें, फिर बैठकर अपना बंटवारा कर लें। विभाजन की स्थिति में सुरक्षा, व्यापार, संचार साधनों तथा आवागमन के संबंध में समझौता किया जाएगा, ये तय किया गया। आठवीं बात थी, जनसंख्या के स्थान परिवर्तन हेतु जनता की स्वेच्छा को महत्व दिया जाएगा। यदि पाकिस्तानी क्षेत्र में हिंदू हैं, वो यदि आना चाहते हैं, भारतीय क्षेत्र में जो मुसलमान हैं वो यदि पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, तो उनकी स्वेच्छा को महत्व दिया जाएगा, उनकी इच्छा के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना इन शर्तों को अपने दलों से स्वीकृत कराने का प्रयास करें। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से और महात्मा गांधी कांग्रेस से इन शर्तों को स्वीकृत कराने के लिए अधिकृत किए जाएंगे। वो दोनों क्योंकि प्रमुख नेता थे कांग्रेस के, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के, अपने दलों को सहमत कराएंगे। महात्मा गांधी के द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया था, क्योंकि गांधी जी इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि भारत के राजनीतिक गतिरोध का अंत उस समय तक नहीं हो सकता जब तक सांप्रदायिक समस्या पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता नहीं हो जाता। यही सीआर फार्मूले का उद्देश्य था और यही उन्होंने महात्मा गांधी के समक्ष स्पष्ट किया था।
कि जब तक लीग और कांग्रेस नहीं मिल जाते तब तक अंग्रेजों के पास ये बहाना है कि ये लड़ रहे हैं और आप लोग ही आपस में तय नहीं कर रहे हैं। हमको तो देश छोड़कर जाना है, अंग्रेजों का पक्ष था। आप लोग अपना तय कर लें तो आपको हम अधिकार दें और चले जाएं। और इसी बहाने वो लंबे समय तक राज्य या राज करने के इच्छुक थे। इस बात को सीआर फार्मूले के द्वारा हल करने का प्रयास किया गया, क्योंकि इसके अभाव में सरकार की ओर से किसी न किसी प्रकार की बाधा अवश्य उपस्थित की जाएगी। किंतु मोहम्मद अली जिन्ना ने इस प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया। क्यों नहीं किया? कारण पहला, उनके द्वारा पाकिस्तान में सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब, बंगाल, असम, बलूचिस्तान, ये पूरे क्षेत्र को वो सम्मिलित करना चाहता था। जनमत में मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य संप्रदाय को भी इस प्रांत में मत देने का अधिकार था, किंतु जिन्ना ये चाहता था कि केवल मुसलमान मत डालें, जबकि ये संभव ही नहीं था। उस जनता को भी तो निर्णय करना था जो उस क्षेत्र में था, कि केवल मुसलमानों का निर्णय होना था। तो ये उसने बात रखी जिसको कांग्रेस स्वीकार नहीं कर सकती थी। जिन्ना ने संयुक्त रक्षा, व्यापार, संचार संबंधी आयोग का भी विरोध किया। वो अपनी तानाशाही चलाना चाहता था। जिन्ना पहले भारत का विभाजन करना चाहते थे, तत्पश्चात स्वतंत्रता। किंतु इस प्रस्ताव में कहा गया था, या कांग्रेस के पक्ष से या कहें सीआर फार्मूले में ये बात कही गई थी कि पहले स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए भारत को, उसके बाद फिर विभाजन करें। जबकि जिन्ना चाहता था कि पहले विभाजन हो जाए, उसके बाद फिर स्वतंत्रता भारतीयों को मिले। अतः जिन्ना ने कहा कि गाड़ी को घोड़े के आगे लगा दिया। घोड़ा गाड़ी जो होता है उसमें गाड़ी को आगे खड़े कर दिया गया है और घोड़े पीछे हैं। उनका कहना था कि विभाजन रूपी जो घोड़े हैं वो आगे लगाए जाएं और स्वतंत्रता रूपी गाड़ी उसके पीछे चले। ये उसकी इच्छा थी। गांधी जी मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के पक्ष में नहीं थे। वह विभाजन के लिए तैयार तो थे, किंतु इस प्रकार का विभाजन जैसा कि एक संयुक्त परिवार में भाइयों और भाइयों के बीच होता है, उस तरह से विभाजन होगा। उनका ये कहना था कि हमारे देश का विभाजन हमारा आंतरिक मामला है। हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह बैठकर अपना विभाजन कर लेंगे। पहले अंग्रेज जो विदेशी हैं, हमारे इस देश के नहीं हैं, वो यहाँ से जाएं। जबकि जिन्ना मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र की मांग पर जोर दे रहा था। उसकी ये सोच थी कि पहले पाकिस्तान मिल जाए, पता नहीं बाद में ये प्राप्त होगा अथवा नहीं होगा। तो इन आपत्तियों के कारण मोहम्मद अली जिन्ना ने सीआर प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जबकि महात्मा गांधी इसे स्वीकार करने को और कांग्रेस से स्वीकार करवाने को तैयार थे। यदि वह इसमें सहमत हो जाते तो विभाजन 3 वर्ष पूर्व हो चुका होता। सरकार के द्वारा भी मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए पाकिस्तान के निर्माण को बढ़ावा दिया गया था। सरकार भी लगातार चाहती थी, पाकिस्तान को हवा दे रही थी, जैसा कि हम चर्चा करते आए हैं, ताकि हिंदू और मुसलमानों में फूट पड़ी रहे। अंग्रेजों ने यह देख लिया था 1857 की क्रांति के समय कि हिंदू मुस्लिम एकता का क्या परिणाम होता है। यदि आगे चल पर भी दोनों एक साथ रहे होते तो अंग्रेजों को बहुत पहले ही, जिस समय असहयोग या सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, उस समय तक भारतीयों को आज़ादी मिलने की संभावना थी। लेकिन हिंदू मुस्लिमों को लड़ाकर, फूट डालकर अंग्रेजों ने लंबे समय तक भारत में शासन किया और आगे भी वो इस प्रकार करेंगे, ऐसी आशंका थी। मुस्लिम लीग और जिन्ना का महत्व इससे और बढ़ गया। जिन्ना को यह लगने लगा कि उसकी सहमति के बिना भारतीय गतिरोध या स्वाधीनता का आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि सीआर फार्मूले की सफलता के लिए महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली से कई अवसरों पर भेंट की, चर्चा की, उनको समझाने का प्रयास किया, मनाने का प्रयास किया। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का हठ और बढ़ गया। उसे ऐसा लगने लगा कि उससे महत्वपूर्ण व्यक्ति और भारतीय आज़ादी के लिए नहीं है। उनकी सहमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और इसके पीछे कारण ये था कि कांग्रेस या महात्मा गांधी उदारता दिखा रहे थे ताकि कुछ तो एकता बची रहे,
भले ही भारत अलग हो, विभाजन हो, लेकिन एक मित्र के रूप में उसका विभाजन हो। जैसा कि हमने देखा पहले विभाजन हो जाने पर बुरी तरह से जब आबादी की अदला-बदली शुरू हुई, तो हज़ारों की संख्या में लोग मार डाले गए। इन सब से बचाव का प्रयास किया गया था, किंतु मोहम्मद अली जिन्ना की हठवादिता के कारण यह सफल नहीं हो पाया और इस काल में मोहम्मद अली जिन्ना का सीआर फार्मूले के बाद जिन्ना का महत्व और बढ़ा। 1946 ईस्वी में चुनाव में मुस्लिम लीग को कुछ सफलता मिली, उससे उसकी मांग और बलवती हो गई और अपनी जिद में ही उसने अंततः पहले विभाजन को स्वीकार कराया और उसके बाद ही भारत स्वतंत्र हुआ या विभाजित हो करके भारत स्वतंत्र हुआ। तो ये सीआर फार्मूला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की योजना थी, जो पहले उन्होंने 1942 में ही प्रस्तुत कर दी थी। व्यावहारिक व्यक्ति थे, लेकिन कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया था। अब कांग्रेस में जब महात्मा गांधी इसके लिए सहमत हुए, तो मोहम्मद अली जिन्ना के सहमत नहीं हो पाने के कारण या नहीं होने के कारण यह फार्मूला सीआर फार्मूला सफल नहीं हो पाया।